बहुत ही विवादास्पद और तकरारी कृषि कानूनों को वापस लेने में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने राजनीतिक जीवन की पहली और सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ रहा है। ये पहली बार हुआ है कि इस प्रधानमंत्री ने किसी विफल नीति को लेकर देश की जनता से माफ़ी मांगी हो। इन कृषि कानूनों के खंडन के वायदे से भारत की राजनीति पर और विशेषकर उत्तर प्रदेश और पंजाब में होने जा रहे चुनावों पर क्या असर हो सकता है, ये जानने के लिए मयंक छाया रिपोर्ट्स ने दिल्ली स्थित मंझे हुए वरिष्ठ पत्रकार और लेखक संजय कुमार सिंह से बातचीत की। अ, ये इंटरेस्टिंग बात हुई कि हम उस दिन के बाद मिल रहे हैं जब भारत की राजनीति में एक, जैसे मानिए, एक भूकंप सा आ गया हो। कृषि कानून वापसी के पीछे राजनीतिक मकसद की बात करना मैं चाहूंगा आपसे। पहले तो जाहिर जाहिर बात है, ये लोग मानते हैं कि ये उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनावों को ध्यान में रखते हुए किया गया। आपको क्या लगता है? बिल्कुल। लेकिन नरेंद्र मोदी का जो कार्यशैली है उसमें कुछ छिपा हुआ नहीं होता है और वहाँ ये हिचक नहीं है कि मैं कुछ करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। उनको जो करना होता है वो करते हैं और ये बहुत क्लियर है कि वो इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए किया गया है। और अभी अमरिंदर सिंह, पंजाब में भी इलेक्शन ड्यू है और अभी अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस से जुड़कर चल रहा था, सब वो सब हुआ और अभी अमरिंदर सिंह ने ये कानून वापस लेने के बाद कहा है कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। तो क्लियर कट है। और पहले भी अमरिंदर सिंह बीजेपी के अमित शाह से शायद मिले हुए थे, तो तैयारियां तो थी। और ये इन्होंने जिस ढंग से किया है उससे ये भी समझ में आ रहा है, जैसे मतलब पार्लियामेंट के बाहर और एक पार्लियामेंट में जो कानून पास हुआ उसके बारे में ऐसे ग्रुप, एक धार्मिक मामले में एक धार्मिक फंक्शन था जिस दिन, उस दिन ये कहना कि हम वापस ले लेंगे कोई बहुत मायने नहीं रखता है। लेकिन जाहिर है उन्होंने पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कहा है, इसीलिए उस दिन का उसीलिए उसको प्रकाश पर्व से जोड़ करके कहा। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है जी, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है और वो भी नहीं छिपा रहे। जी, बिल्कुल नहीं, वो उनकी आदत पहले से रही है, जो आपकी जो दिखता है वही है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जैसे जैसे उन्होंने इसमें इस बात का कोई मतलब नहीं होता कि पहले उन्होंने क्या कहा था या किसान आंदोलन को उन्होंने किसानों को कितना बदनाम किया, कितना परेशान किया। एक दो नहीं, 700 के करीब किसान मर चुके हैं, लेकिन उन्होंने किसी पे कोई अफसोस नहीं जताया और अब वो कह रहे हैं कि तपस्या कर रहे थे। तो मतलब कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन उनके वोटर्स जो है वो खुश है और उनका काम हो रहा है, तो इसलिए वो कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि गलत भी कर रहे हैं। कोई भी अगर उनको वोट चाहिए, टारगेट वोट लेना है, इलेक्शन जीतना है और रिजल्ट मिल रहा है, तो कोई भी क्यों नहीं करेगा, वो कर रहे हैं। तो गलती तो वोटर्स की है, वो तो ठीक कर रहे हैं अपने हिसाब से। जी, ये एक और से देखिए तो ये प्योर राजनीति है, उसमें ना कोई जज्बात है, ना कोई नैतिकता की बात है, ये राजनीति की बात है। बिल्कुल, मैंने शर्म की बात यही है कि हमारी राजनीति इतनी खराब हो गई है। जी, अगर हम ये रोते रहे कि 50 साल कांग्रेसियों ने राज किया, 50 साल एक परिवार का राज रहा, अगर हम ये सब कहते रहे तो हमें ये मानना पड़ेगा कि उन्हीं ने बीजेपी जैसी पार्टी को या नरेंद्र मोदी जैसे नेता को प्राइम मिनिस्टर होने का मौका दिया। बिल्कुल। अगर कांग्रेस ने लोगों को पढ़ाया लिखाया, शिक्षित किया होता, थोड़ी पॉलिटिक्स अच्छी की होती, तो शायद ये पावर में नहीं आ पाते। जैसे मुझे लगता है कि क्यों नहीं आरएसएस को बैन कर दिया जाना चाहिए था जब किया गया था, मैंने 47 के बाद या एटलीस्ट 75 के बाद। इन लोगों ने आरएसएस को पनपने दिया और उसी का फल है कि आज ये राजनीति इतनी खराब हो गई। जी, जी, जी। और अब उसको वापस रिवर्स करना मुश्किल हो गया है। रिवर्स करना तो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जो आदमी पढ़ा नहीं, जिसके पास नौकरी नहीं है, जिसके पास काम नहीं है, उसे सिर्फ यही सिखाया गया है कि जो एक पॉलिटिकल पार्टी या एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लोग जिस बात को सही कहते हैं उसी को सही करना। कल तक वो किसान आंदोलन को गलत कह रहे थे, आज वो सही कहेंगे, उनको कहना पड़ेगा और वो कहेंगे, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये बहुत खराब स्थिति है और मैंने हम लोग यहाँ पहुंच गए और इसको मुझे नहीं लगता कि ये बहुत आराम से ठीक होगा। इसको ठीक करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत समय लगाना पड़ेगा और वो कोई क्यों करेगा।
मुझे जी लगता ही नहीं कि किसी को जरूरत है उसकी। जी। अभी आप आलम देखिए भारत में शंका कुशंका का कि बड़े पैमाने पे लोग प्रधानमंत्री की क्षमा याचना को नेक नीयत नहीं मानते हैं और उससे कोई किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग। और सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि अखबारों में भी ऐसा नहीं छपा है। जी मैंने अखबारों में आज ये छपना चाहिए था कि जिस कानून को ऐसा ऐसा कहा गया वो वापस ले लिया गया, और उसके बारे में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो तपस्या कर रहे थे। तो ये एक दो अखबारों में है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द न्यूज़पेपर ऐसा या ऐसा कुछ नहीं है। जी और एक अखबार में तो हेडलाइन ये भी है कि वो जिद पर अड़े हुए हैं, जिद पर अड़े हुए हैं किसान, कि उन्होंने वापस नहीं लिया इस एश्योरेंस पे कि वापस ले लिया जाएगा तीनों कानून को। तो जी अगर कानून संसद में पास हुआ था और 1 साल तक आंदोलन चला, 700 लोग मर गए और उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, किसी के मरने पे कोई अफसोस नहीं जताया गया, तरह तरह से उनको बदनाम किया गया, तरह से उनको तोड़ने की कुचलने की कोशिश की गई, उसके बाद वो एक एश्योरेंस पे क्यों वापस चले जाए? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। कोई एक लिखित एग्रीमेंट तो हो, कुछ तो हो। वो सब जी कुछ नहीं हुआ, और अखबार ये हेडिंग लगा रहा है कि वो जिद पे अड़े हुए हैं। ये जिद है 1 साल चलने वाला जिद, 700 लोगों की जान जाने वाला, और अखबार ये कह रहा है कि जिद। तो अगर इस तरह से अखबार प्रेजेंट कर रहे हैं तो नेचुरली जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उस पर उसका असर होता है। जी। और हिंदी मीडिया का इस पे बहुत खराब रोल है, बहुत खराब। मैं उस पे आऊंगा, लेकिन ये बात सोचिए, प्रधानमंत्री जो है हमारे, वो माफी मांगने के आदी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल तो लाजमी है कि लोगों को ये लगेगा कि एक क्षमा याचना या तो एक राजनीतिक जुमला है या एक चाल है। बिल्कुल। तो नहीं, वो तो सब लोग समझ रहे हैं कि उनके वो फंस गए थे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। ये तो लोग समझ रहे हैं। भाई इन्होंने अपने तरफ से पूरी कोशिश कर ली। जैसे सीएए वाला आंदोलन था, सीएए आंदोलन में इनके पास भी रास्ता नहीं था, वहां भी वो फंस गए थे। पर वो कोविड-19 प्रोटोकॉल और लॉकडाउन वगैरह की वजह से उन लोगों ने उसको हटा दिया और वो धीरे से खत्म हो गया। इस केस में ये फंस गए थे, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो इनको यही करना था और इन्होंने ये किया है। तो ये समझने वाले समझते हैं, और जिनको नहीं मानना है वो नहीं मानते, और प्रेजेंट कर रहे हैं कि किसानों की भलाई के लिए किया, देश की भलाई के लिए किया है। तो इसमें वो बहुत बेहतर प्रदर्शन करते हैं। उनका माने उन पार्टी में वर्कर्स को प्रचारक कहा जाता है, तो सब जी पब्लिसिस्ट हैं और सब पब्लिसिटी के लिए काम करते हैं, तो वो बहुत सक्सेसफुली बहुत अच्छा होता है। एंड आई जी एडमायर दैट कि किसी भी चीज को वो पॉजिटिव बना देते हैं। जी जी। तो वो पॉजिटिव, स्पिनिंग में तो उनका कोई बिल्कुल हाथ नहीं बिल्कुल पकड़ बिल्कुल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ये बताइए संजय जी कि ये अब चुनाव होने वाले हैं दो राज्यों में, बड़े राज्यों में, बिल्कुल और दोनों बिल्कुल बहुत ही अहम राज्य हैं, पंजाब और हम्म, उत्तर प्रदेश। हम्म। आपको क्या लगता है कि फायदा किसको हो सकता है? ट्रेडिशनल विजडम तो यही है कि शायद भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो, इसलिए क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पिच किया है वो शायद, लेकिन ये भी हो सकता है कि कांग्रेस ये कहे या और अन्य दल है ये कहे कि हमारी वजह से प्रधानमंत्री को घुटने टेकने पड़े। अब अभी इसके बारे में मैंने जब से बीजेपी एक्टिव पॉलिटिक्स में है, मतलब पावर में है, तब से मैं पहले से कुछ कहने की उसमें नहीं रहता, क्योंकि एकदम ऑन द डे ऑफ पोलिंग, और वो राइट। भी स्पेसिफिकली जिस एरिया में जिस दिन पोलिंग होती है उसके अनुसार प्रधानमंत्री का प्रोग्राम होता है, प्रधानमंत्री का भाषण होता है, प्रधानमंत्री का बोलने का सब्जेक्ट होता है। जी आपने नोटिस किया होगा, पहले भी होता था कि एक तो जैसे बंगाल में हुआ कि इलेक्शन 8 हिस्से में हुआ, तो वो नेचुरली इस तरह के फायदे लेने के लिए हो रहा है कि एक जगह पोलिंग हो रहा है, दूसरी जगह भाषण हो रहा है, और जब वो टीवी पे दिखाई देता है तो नेचुरली उसका इफेक्ट होता है। तो ये सब करते हैं इसलिए, और करते हैं और बहुत बखूबी करते हैं। तो इसलिए ये कहना, अभी से कुछ कयास लगाना, मुझे लगता है कि कोई मतलब नहीं है उसका, क्योंकि वो उस दिन क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, कैसे पलट जाएंगे, क्या स्पिन करेंगे, क्या गुगली मारेंगे, कुछ भी पता नहीं है। और जी जी। अब जब उनका मोटो क्लियर है कि इलेक्शन जीतना है किसी भी तरह, हम्म। किसी भी तरह इलेक्शन, किसी अचानक पुलवामा हो सकता है, अच्छा। अचानक अगर पुलवामा हो सकता है, जी जी। अचानक अगर गुरु पर्व के दिन, गुरु प्रकाश पर्व के दिन ये विड्रॉल की का अनाउंसमेंट हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए अभी हम ये कहें कि वो जीतेंगे कि हारेंगे, कहना बड़ा मुश्किल है। डिपेंड करेगा कि उसको ऑपोजिशन कैसे मैनेज करता है। पहले तो इन्होंने ऑपोजिशन को टुकड़े टुकड़े में कर दिया, तो जी जब ऑपोजिशन के वोट बढ़ जाएंगे तो नेचुरली बीजेपी को फायदा होगा और वो जीत जाती है, ऐसे ही जीतती है। तो ये सारी चीजें, ये सारी कोशिशें की जाएंगी, और
जैसे पहले लग रहा था कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ में नहीं बन रही है, उन लोगों में टकराव है, ऐसा कुछ होगा तो अलग बात होगी, लेकिन उसको भी इन लोगों ने बड़े अच्छे ढंग से मैनेज कर लिया है, वो अब लगभग खत्म है। तो नो डाउट इनका पोजीशन मजबूत है, और लास्ट तक ये क्या करेंगे, और अगर अपोजिशन को भी कुछ ऐसा ही आइडिया आ जाए, उसने भी ऐसा कुछ कर दिया, तो रिजल्ट चेंज हो सकता है। अदरवाइज अभी तक ये फायदे में है, और सरकार ने क्या किया, किसको क्या मिला, उससे किसी को मतलब नहीं है। मंदिर बना कि नहीं बना, कहाँ बन रहा है, किसको चिंता है जी। मैंने तो काफी समय से मंदिर की कोई चर्चा नहीं सुनी जी। भाई, 2-3 साल में मंदिर बन जाना चाहिए था। सिमिलरली अगर मंदिर के लिए हम कंसर्न होते तो उसकी जमीन के लिए जो पैसा बर्बाद किया गया, ज्यादा महंगी जमीन खरीदी गई, उस पर कुछ एक्शन हुआ होता। पब्लिक को उससे भी मतलब नहीं है। जी। और बीजेपी वालों ने कह दिया कि जब आपने चंदा नहीं दिया तो आप पूछ क्यों रहे हो, हमारा मामला है। तो मतलब जिन लोगों ने चंदा दिया उनको पूछने का हक भी नहीं है, मतलब वो पूछ नहीं रहे हैं, दूसरे लोग पूछ नहीं सकते। तो जी। क्या होगा कहना मुश्किल है, क्योंकि बड़े पोलराइज कर दिया गया है बिल्कुल, और सब कोई मंदिर, धर्म, धर्म का क्या है मतलब मुझे समझ में नहीं आता है। मेरे लिए धर्म कोई बहुत ऐसा बड़ा इशू नहीं है, लेकिन उसको ऐसा बना दिया गया है कि उसके चक्कर में लोग बाकी सब चीज भूल गए, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इरेगुलरिटी, और जो उनके पैसे से उन्हीं के लोगों ने किया है। जी। ऑफिशियल जब सरकारी पैसा का करप्शन होता है वो अलग है, जो ऑफिसर्स करते हैं या टेंडर में जो गड़बड़ा होता है वो अलग है। यहाँ तो मंदिर के पैसे का लोगों ने घपला किया है, और आप धर्म और पूजा और मंदिर और भगवान और आस्था की बात कर रहे हैं, और उस पर कोई एक्शन नहीं है। तो ये बहुत मुश्किल है, बहुत अजीब तरह का घालमेल बना दिया गया है, जिसके बारे में कुछ क्लियर पता चलना या अंदाजा लगाना मुश्किल काम है, आप लगा नहीं सकते। जी। जी। There is a saying in English, it's a popular line which says that you're bringing a knife to a gunfight. तो अगर आप देखें तो बीजेपी गन लेके निकला है, और कांग्रेस और आदि दल जो है वो एक छोटा सा चाकू लेके निकले हैं। तो ये कैसे होगा फिर? वो ऐसा कर नहीं सकते, और मैं नहीं कहूंगा कि उनको भी ऐसे ही करना चाहिए या इसी लेवल पे आ जाना चाहिए। अगर वही है कि अगर हम बचपन में हम लोग खेलते थे और किसी बच्चे ने गाली दे दी, तो हमने कहते थे कि नहीं ये तो गाली देता है, इससे बात नहीं करनी है, बात खत्म, हम उसके साथ नहीं खेलेंगे। तो अब ये कंट्री के कंडीशन में नहीं कहा जा सकता, और कांग्रेस ये नहीं कह सकती कि हम बीजेपी से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी डिजर्व्स इट जी। कि हम तो और मुझे लगता है कि राहुल गांधी काफी यही कर रहे हैं कि मुझे जो करना है, मुझे जो ठीक लगता है मैं वो करूंगा, बीजेपी को करने दो। आज वो राहुल गांधी ने अपना वो ट्वीट किया है वीडियो, जब उन्होंने कहा था कि इनको वापस लेना पड़ेगा। हाँ। तो इस हिसाब से तो राहुल गांधी मैच्योर्ड है, और उन्हें पहले ही कह दिया था कि वापस लेंगे। लेकिन प्रचार क्या किया गया है कि वो पप्पू है। पप्पू कौन है? जिसको पता नहीं कि हमें क्या करना है, और 1 साल तक उस पर टिके रहने के बाद वापस ले रहा है। पर वो बहुत बड़ा आदमी है, बहुत एक्टिव है, बहुत तेज है, और पप्पू वो है जिसने 1 साल पहले कह दिया था कि वापस लेंगे। लेकिन उनकी वो छवि कम नहीं हो रही है। आप देखिए इसके बावजूद भी इनकी छवि कम नहीं हो रही है अभी भी उनके। हाँ, वो मुझे समझाइए कि ऐसा क्यों है। नहीं, वो वही जो पब्लिसिस्ट है उनका वहां हर एक वर्कर जो है वो प्रचारक है। जो प्रचारक है वो सिर्फ प्रचार का काम करता है। अगर मुझे लगेगा कि ये प्रोडक्ट खराब है, इसका मुझे पब्लिसिटी नहीं करनी चाहिए, एनकरेज नहीं करना चाहिए, तो मैं नहीं करूंगा। लेकिन वहां कुछ खराब है ही नहीं, जो मोदी जी कह रहे हैं वो ठीक है और उसका प्रचार करना है। तो इतने लोग अगर फ्री सर्विस दे रहे हैं प्रचार के लिए, विदाउट माइंडिंग कि क्या हो रहा है, हमारा क्या फायदा है या देश का क्या नुकसान है, अगर सब लोग कह रहे हैं कि नहीं जो मोदी जी कह रहे हैं वही ठीक है, मोदी जी को ही प्राइम मिनिस्टर बना रखना है, और 7 साल में लोगों को ये समझ में नहीं आया कि मोदी जी जो कह रहे थे वो है जी, तो नेचुरली वो लोग लगे हुए। और इतने लोग अगर फ्री सर्विस दे रहे हैं तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कैसे जीतेगी? नहीं जीत सकती है, नहीं जीत सकती है। तो उसका जवाब यही है कि हम सब लोग जो बीजेपी के अगेंस्ट में है वो कांग्रेस के फेवर में काम करें। लेकिन हम कांग्रेस के भी फेवर में नहीं है, हमें तो वो भी ठीक नहीं लगती है। तो इसलिए कांग्रेस का फेवर होगा नहीं और बीजेपी के गलत का भी फेवर होगा, तो वो बीजेपी पावर में रहेगी। और ये कंडीशन कांग्रेस का बनाया हुआ है। अगर कांग्रेस ने लोगों को पढ़ाने लिखाने पे विश्वास किया होता, लोगों को पढ़ने लिखने की व्यवस्था की होती, तो आज ये कंडीशन नहीं होता। But that's a staggering failure, Sanjay. I mean, it's no doubt. We are entering the 75th year of our independence, और हम आज भी अटके हुए हैं ऐसे मामलों में। नहीं, आज जो गरीबी है देश में,
आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, माने इंटरनेट की स्पीड से लेकर के रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, सब जगह जो हालत है, और डिफरेंस क्या है कि बहुत ज्यादा आबादी है। अरे बहुत ज्यादा आबादी है तो आपके पास काम करने वाले लोग भी तो ज्यादा हैं, पर आपके काम करने वाले तो फॉरेन जा रहे हैं। आपका एसेट जो भी इंडिया में अच्छा काम कर सकता है या जो भी बाहर अच्छा काम कर रहा है वो इंडियन है। तो आप अपने यहाँ लोगों को रोक नहीं सकते, उनसे काम नहीं करवा सकते। आपके सारे लोग बाहर जा रहे हैं, आपके पास जो बचा है वो कचरा है, या जो किसी कारण से नहीं जा सकता है वो यहाँ बचा है। तो नेचुरली बहुत खराब कंडीशन है, और उस दिशा में काम करने के लिए तो कुछ हो ही नहीं रहा। जी जी, मैं चाहूंगा कि कुछ आप थोड़ा सा स्पेक्युलेट करें। मैं जानता हूं ये कहना मुश्किल है, आपने पहले भी बताया। फिर भी कोशिश करता हूं, देखिए क्या निकलता है। किसान आंदोलन में 700 लोगों की मृत्यु हुई, जैसे आपने बताया। न जाने कितने लोग जख्मी हुए, कितने लोग बर्बाद हुए। बिल्कुल। इस बात का राजनीतिक तौर पर क्या भुगतान हो सकता है बीजेपी को 2024 में? क्यों आपको लगता है कि अभी 2024 बहुत दूर है? नहीं, इसका फायदा ये हो सकता है अगर अमरिंदर सिंह जैसे लोग हैं जी, और सिर्फ अमरिंदर सिंह नहीं, वो एक पूरा ये है, जो उनके जैसे लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको किसी चीज से मतलब नहीं, सिर्फ अपने से मतलब है, या कांग्रेस या एंटी कांग्रेस होने से मतलब है। मान लीजिए कि वो कांग्रेस में थे और कांग्रेस ने उनको वो नहीं दिया जो वो चाहते थे, या उनको हटा दिया, तो उसका गुस्सा वो इस बात से निकालेंगे कि बीजेपी पावर में आ जाए, तो बीजेपी पावर में आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि अगर 1924 में 2024 के इलेक्शन में अगर पंजाब में बीजेपी की सीट्स बढ़ जाती है पार्लियामेंट, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, हो सकता है बढ़ जाए। क्योंकि काम तो वैसे ही हो रहा है ना, काम तो वैसे ही हो रहा है भाई। अगर अमरिंदर सिंह को किसी भी कारण से अगर उनको हटाया गया या उनको पोस्ट छोड़ना पड़ा, तो वो जाके बीजेपी से मिल जाएंगे, तो होगा क्या? नेचुरली बीजेपी को फायदा होगा, होना चाहिए जी। तो मैं तो ये कहूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसको लोग संभाल लेंगे, पर संभालने वाले कमजोर हैं, बिगाड़ने वाले मजबूत हैं। तो मैं नहीं चाहते हुए भी ये मानने को मजबूर हूं कि बीजेपी पर जीत जाएगी, जीत सकती है, उसकी सीटें बढ़ सकती है। लेकिन अभी टाइम है, और शायद लोगों को समझ में आए, शायद लोग समझे, और शायद लोग वोट ना दें, लेकिन वो भी दूर की बात है। तो फिर इस कॉन्टेक्स्ट में ये बताइए मुझे कि व्हाट इट मींस दैट द कांग्रेस पार्टीज फ्यूचर और फॉर्च्यून्स, डू यू थिंक दे विल एवर टर्न अराउंड? नो, ऐसा नहीं है। कांग्रेस जो है, मैं हमेशा कहता हूं कि बदनाम किया जाता है कि नेहरू और गांधी फैमिली की पार्टी है, लेकिन कांग्रेस तो कई बार टूटी है ना, और कई बार कांग्रेस से लोग अलग हुए हैं और अलग कांग्रेस बनाने की कोशिश करते रहे। हुआ क्या कि नेहरू गांधी वाली बची, बाकी सब बर्बाद हो गई। होने को तो नरसिंह राव भी प्राइम मिनिस्टर थे, काफी टाइम थे, और एक कांग्रेस उनकी हो सकती थी, शरद पवार की हो सकती थी, ममता बनर्जी की हो सकती थी, पर वो सब इस लेवल पे नहीं है। तो कांग्रेस टूट टूट के छोटा हुआ है, और बीजेपी वाले जुड़ जुड़ के बड़े हुए हैं जी। ये 70 साल का हमारा अर्निंग है, पॉलिटिकल अर्निंग। तो नेचुरली उसका नुकसान होगा। अगर 70 साल में हम सब लोगों ने, माने वो किसी एक पार्टी का काम नहीं था, वो एज वोटर, एज कंट्रीमैन, एज सिटीजन, हम ही लोगों का काम था कि हम देखते कि हमारी पॉलिटिक्स कहाँ जा रही है। भाई जयप्रकाश नारायण ने 1975 में इंदिरा गांधी का विरोध किया, दिया क्या? 3 साल में सरकार उनकी खत्म हो गई, और जनता पार्टी का क्या हुआ उसके बाद सबको पता है। तो कांग्रेस ही तो पार्टी थी जो देश चला सकती थी, लेकिन हम लोगों ने उसको सपोर्ट नहीं किया। हम लोगों ने, मतलब कि कंट्रीमैन की बात कर रहा हूं मैं, और बीजेपी इस कोशिश में लगी रही कि मैं कैसे कांग्रेस को नुकसान करूं, कमजोर करूं, कि मैं सत्ता में हूं। नरेंद्र मोदी कोई बहुत स्टेट्समैन नहीं है, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन नहीं है, बहुत पढ़े लिखे आदमी नहीं है, लेकिन बीजेपी ने उनको क्यों आगे किया? क्योंकि वो कर सकते थे, वो करने के लिए तैयार थे, जो करके पावर मिलता है, कुर्सी मिलती है, वोट मिलता है। तो एज पार्टी आइडियली बीजेपी को ये नहीं करना चाहिए था, ऐसे आदमी को आगे नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसने किया, उसको फायदा मिला। तो अब वो क्यों कहे कि हमने गलत किया, या बीजेपी का कोई सपोर्टर क्यों कहे कि नरेंद्र मोदी को आगे करना गलत था, या नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला कि 15 लाख रुपए आएंगे जी, वो गलत था।
भाई अगर हम मान लेंगे कि 15 लाख रुपए आएंगे और हम 15 लाख के लिए वोट देंगे तो वी ऑल आर करप्ट। हम सब ने 15 लाख रुपए के लिए अपना वोट बेचा तो नेचुरली उसको उसका फायदा हुआ और होगा। तो जब तक हम ऐसे हैं, मेजॉरिटी ऑफ अस ऐसा है, यही होगा और वही होगा। लेकिन आप ये भी देखिए, मैं अक्सर कहता हूं यहाँ मेरे दोस्तों को, प्योरली एट अ डिस्पैशनेट लेवल, जब नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात विधानसभा में आए तो वो चीफ मिनिस्टर बन के आए। जब पहली बार पार्लियामेंट में आए तो वो प्रधानमंत्री बन के आए। हिंदुस्तान की तारीख में ऐसा कभी हुआ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जाहिर बात है उनके भी दिमाग में एक फितूर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी इससे कैसे लड़ी है आप? हाँ, जैसे 2002 में जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, चीफ मिनिस्टर बने, और गुजरात में जो सब हुआ और उसको अगर हमने इग्नोर कर दिया जी, तो कोई तरीका नहीं है कि हम उनको दबा सकें। और जो सब हुआ, केस गवर्नमेंट हार जाएगी तो हाई कोर्ट में अपील नहीं होगी, जीत जाएंगे तो अपील होगी, एंड सो ऑन। बहुत सारा है। जो विटनेस है उसको आप पकड़ के जेल में बंद कर दोगे। एक दफा आपने उसको छूट दी थी, उसको उसके खिलाफ केस चलाने का परमिशन नहीं दिया था, और जब उसने आपके खिलाफ एकदम गवाही दी तो आपने उसको पकड़ के बंद कर दिया, उसकी गवाही नहीं हुई, वो 2 साल से जेल में बंद है। तो अगर आप इस ढंग से काम करेंगे, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल ये है वॉचडॉग्स हैं, मीडिया तो छोड़ दीजिए, मीडिया तो बात की बात, आपने सबको मैनेज किया हुआ है और सब हो रहे हैं जी। दिक्कत सिर्फ मैनेज करने की नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो मैनेज कर रहे हैं। अगर आप मैनेज हो जा रहे हैं, सिर्फ विनोद राय मैनेज नहीं हुए थे, सिर्फ विनोद राय नहीं, अरुण मिश्रा भी मैनेज हुए हैं। हाँ जी। जो अभी एनएचआरसी के चीफ हैं। तो अगर आप रेडी हैं कि हमें कुछ दे दो, हमें हमारा इनाम दे दो, हम कुछ भी करेंगे, जो बोलोगे वो करेंगे। और देश में ऐसे ही लोग हैं। करप्शन इसीलिए चल रहा है और इसीलिए इतना करप्शन है कि हम सब लोग बेसिकली कहीं ना कहीं करप्ट हैं। हम अपना सोचते हैं, हम अपने बगल वाले का नहीं सोचते हैं। तो जब तक हम लोग सब लोग अपना सोचेंगे तो हम तो चाहेंगे कि हमें कुर्सी मिल जाए, और फिर कुर्सी मिलने के लिए जो हमें बचाव करना है वो बचाया जाए। अब देखिए कि वो सीबीआई वाला जो केस था, आधी रात में आपने एक आदमी को हटाया और एक आदमी को बचाया, बहुत क्लियर था। और उस आदमी को आपने फिर बढ़िया इनाम दे ही दिया, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद। तो वो एक आदमी के कहने से नहीं हो रहा ना, सब लोग मिले हुए और एवरीबॉडी इज सपोर्टिंग। राइट। अगर मैं कुछ करना चाहता हूं और सब लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं क्यों मानूं कि मैं गलत हूं? जी जी। मैं एक चोर को कह रहा हूं कि नहीं ये सबसे ईमानदार है, और सब लोग कह रहे हैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो वो चोर कैसे है? वो तो है ही नहीं। एग्जैक्टली यही स्थिति है कि वो आदमी जिसको जहां बनाना चाहता है, जहां बिठाना चाहता है, वो बिठा लेता है, क्योंकि उसने कुछ सेटिंग्स कर रखी है और इस तरह से उसकी सेटिंग बढ़ती जा रही है डे बाय डे। और मैंने अभी लिखा था कुछ दिन पहले कि हो सकता है कल को हम डिसाइड कर लें कि हमें इलेक्शन की जरूरत क्या है। इससे अच्छा तो कभी कोई आया ही नहीं था, और सब लोग कह देंगे कि हाँ हाँ ऐसा तो कोई प्राइम मिनिस्टर कभी हुआ ही नहीं। हाँ, तो लाइफ लॉन्ग जब तक नरेंद्र मोदी एक्टिव हैं तब तक वो रहेंगे। हाँ। क्योंकि वो हार जाएंगे तो हो सकता है कि उन पे केसेस चले और उनको जेल जाना पड़े, और उन्होंने इतना मैनेज कर लिया है कि वो ये फैसला हो सकता है पार्लियामेंट से पास हो जाएगा, अध्यादेश जारी हो जाएगा। प्रेसिडेंट क्यों साइन कर देते हैं अध्यादेश इतने ज्यादा, और भी प्रोसेस है। तो लेकिन अगर प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं क्योंकि वो प्रेसिडेंट हैं, तो ऐसे ही चलता रहेगा। फिर एक आदमी इसी में मजबूत होता जा रहा है क्योंकि वो जानता है कि हम हर किसी को कैसे खुश कर सकते हैं, या अगर खुश कर दे तो फिर मेरा फायदा कैसे होगा। He is exploiting that. Yeah. आप सोचिए जरा, I mean, it's interesting. It strikes me that so many cliches have come true with him. For instance, लोग कहते हैं कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। ये क्लीशे है, हिंदी फिल्मों में चलता है। बिल्कुल। ये तो रियल लाइफ में हो गया है। लोग झुके हैं। बिल्कुल। लेकिन वो बहुत कम है, और उसका कॉस्ट जो है, माने एक आदमी पे अगर उसको पकड़ के एफआईआर कर दिया, एफआईआर बिल्कुल गलत, जो 10 दिन 20 दिन के बाद छूट जाता है, 10 दिन 20 दिन में जमानत हो जाएगी, लेकिन 20 दिन जेल में रहने का जो ट्राउमा होगा, खास करके 20 साल के लड़कों को, 25 साल के लड़कों और लड़कियों को, जिन लोगों को पकड़ के बंद किया गया,
राइट। क्या आप उम्मीद करते हैं कि वो आगे कभी देश हित में कोई बात कर पाएगा? जो करेगा वो बहुत मजबूत हो जाएगा, नो डाउट अबाउट दैट। जी। लेकिन जो डर गया, जिसको जो ट्राउमा मिला, उसके पेरेंट्स ने, उसके रिश्तेदार, क्या जरूरत है यार, तुम क्यों ये करने गए? सबने यही तो कहा होगा। हजारों रुपए खर्च हुए होंगे वो अलग, हाँ। सब लोग परेशान हुए होंगे वो अलग, तो कौन ये करेगा? फादर स्टेन स्वामी 89 ईयर्स में जेल में रह गए और अभी भी ऐसे कई हैं, कोई देखने वाला नहीं है, और हम कहेंगे उनके लिए बोलने वाला भी कोई नहीं। बिल्कुल। तो इस कंडीशन में कि एक आदमी जो चाहता है वो करे जा रहा है, और अगर किसी ने उसको तंग करने की कोशिश की, उसको रोकने की कोशिश की, उसको परेशान किया, तो पकड़ के बंद कर दो। सही गलत एफआईआर की तो जरूरत ही नहीं है, केस की जरूरत ही नहीं है, बंद कर दो और बंद है। राइट। तो कैसे चलेगा? Yeah. और ये हो रहा है, और ये हो रहा है, एक दो नहीं, कई एग्जाम्पल है। बिल्कुल बिल्कुल। टू शिफ्ट गियर्स अ बिट, पूरे किसान आंदोलन के दरमियान आप देश के मीडिया को, खासकर हिंदी मीडिया को, किस नजरिए से देखते हैं? और मेरी मुराद दोनों प्रिंट और टेलीविजन से हैं। बहुत खराब, बहुत खराब। और इस दौरान मीडिया, माने हिंदी मीडिया, तो मैं पहले भी बहुत उसको वो नहीं मानता। वो एक प्रोडक्ट बेचता है, एक इंडस्ट्री है, एक प्रोडक्ट बनाता है और बेचता है। उसका पॉलिटिक्स वगैरह से राजा का बाजा बजाना होता है, जो वो आजकल तो उसी रोल में है कि राजा ने जो किया वो ठीक किया और हम ताली बजा रहे हैं सब लोग। तो मेजॉरिटी ऑफ द मीडिया वही कर रहा है, और हिंदी मीडिया 100%, ऑलमोस्ट 100%। एक दो अलग, एक दो परसेंट अगर कोई हो तो अलग बात। तो पूरे इसमें, और जिन लोगों ने अच्छा काम किया वो मीडिया से बाहर आए हुए लोग हैं, जिन्होंने इंस्टीट्यूशनल मीडिया को छोड़ दिया, इंडिपेंडेंटली लोगों ने अच्छा काम किया है। कई जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने अच्छा किया, अच्छा लिखा, उनको जेल में भी बंद कर दिया गया, वगैरह वगैरह, कई लोग हैं। तो मीडिया का रोल तो किसान आंदोलन के दौरान बहुत ही खराब था। और जैसा कि मैंने आज कहा कि आज हेडिंग है कि अभी भी जिद पे अड़े हैं। ये कहना कि किसान जिद कर रहे हैं, अभी भी जिद पे अड़े हैं, तो आप समझ लीजिए कि पहले वो क्या कह रहा होगा। जी जब जी। आज वो लिख रहा है कि अभी भी जिद पे अड़े हैं, तो पहले वो क्या कह रहा होगा। तो अगर मीडिया का ये रोल है कि किसानों को कंप्लेंट था कि भाई ये ठीक है, सबसे पहले तो आपको कानून बनाने की जरूरत क्या थी? मांग तो किसी ने की नहीं थी। यू थॉट कि इट इज गुड, इट इज रिक्वायर्ड, तो आपने बना दिया, जैसे जैसे पास करा लिया मेजोरिटी के दम पे। जब आपको कहा गया कि वी डोंट नीड इट, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, तभी आपको कहना चाहिए था लेट्स डिस्कस। दूसरा तो कोई चारा ही नहीं था ना, कोई तरीका ही नहीं था। तो वो आंदोलनजीवी है, आतंकवादी है, और सब मीडिया ने भी लिखा, सब मीडिया ने भी छापा। तो मीडिया तो मतलब शर्मनाक है, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। मेरा बस चलता तो मैं ताला लगवा देता कि कोई जरूरत नहीं है इनकी, शट डाउन। कोई जरूरत नहीं है अखबारों की, ये सिर्फ नुकसान कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं कर रहे। तो आपको कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही मीडिया में? मीडिया से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मीडिया पहले भी कुछ अच्छा नहीं था, और अगर मीडिया से कुछ काम कराना है तो बहुत स्ट्रिक्टली उनको बहुत डंडा चलाना पड़ेगा, जो मुझे लगता नहीं है कि कोई चलवा पाएगा पॉलिटिकली। मतलब ऐसा कोई क्यों करेगा, क्योंकि उससे वोट तो मिलेगा नहीं। I don't want to personalize this, संजय, बट हम और आप जैसे लोग कहाँ जाएंगे, जो ओल्ड फैशन, ओल्ड स्कूल जर्नलिस्ट हैं, जो अक्सर फैक्ट्स पे जाते हैं, आइडियोलॉजी पे नहीं जाते, वो लोग कहाँ जाएंगे? मैं ट्रांसलेशन करके कमा रहा हूँ। मीडिया से तो पैसा नहीं, मैं घोस्ट राइटिंग करके कमा रहा हूँ। मुझे रिपोर्टिंग से तो पैसे नहीं मिले जी। और मैं जब आया था हिंदी जर्नलिज्म में, तो ऑप्शन था मेरे पास, मैं इंग्लिश में मैं ट्रांसलेशन करता हूँ तो मैं इंग्लिश में भी जा सकता था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मैं हिंदी में रहना चाहिए और हिंदी में जरूरत है मेरे जैसे लोगों जी। एक्सप्रेस ग्रुप का हिंदी अखबार में था, उसमें मैंने वैकेंसी निकली, मैंने अप्लाई किया, मेरे से सिलेक्ट किया गया, मैंने नौकरी करता रहा। वहां आके ही मुझे लग गया कि आई एम नॉट फिट फॉर दिस। अच्छा। वहां आके ही मुझे लग गया, जबकि वो बेस्ट अखबार था और उन दिनों तो बेस्ट था ही। जी, लेकिन जो एक एक्सपेक्टेड होता है हिंदी अखबार से, वो वहां मुझे नहीं मिल रहा था। अच्छा। और मुझे लगा कि और मैं दूसरी नौकरी नहीं कर सकता, तो मैंने ट्रांसलेशन चुना और मैं ट्रांसलेशन करके चल रहा हूँ। और अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो शायद आप मुझे जानते भी नहीं कि मैं सर्वाइव कर रहा हूँ, अभी तक जिंदा हूँ। बिल्कुल। क्योंकि
फिर पता ही नहीं चलता कि कौन क्या कर रहा है, कहाँ पे है। एग्जैक्टली, तो वही हाल होने वाला है। वी आर इन द सेम बोट। या आई नो दैट कि हम जो करेंगे वो फाइनेंशियली वायबल नहीं होगा। बिल्कुल, और फाइनेंशियली वायबल होने के लिए जो करना है, ऐसा नहीं कि डोंट नो दैट, फाइनेंशियली वायबल होने के लिए क्या करना है वो ऐसे पैसा आता है, हाँ, लेकिन वो हम करेंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, इसलिए इसलिए मुझे लगा कि मेरा बहुत पहले से प्लान था कि मैं एक प्रिंटिंग प्रेस चलाऊं। मैंने रामनाथ गोयनका के बारे में पढ़ा था कि हाँ, उन्होंने कहा था कि मैं बिल्डिंग से किराया आता है, उससे मेरा अखबार चलता है, मुझे एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं है। तो सिमिलरली मैंने सोचा कि भाई बिल्डिंग तो अपनी हो नहीं सकती इतनी कि किराए से अखबार चले, तो मैंने सोचा कि अगर मैं एक प्रिंटिंग प्रेस चलाऊं जो फाइनेंशियली वायबल हो और उसके जी, खर्चे से अखबार निकले तो बड़ा अच्छा होगा। राइट, उसी बीच मुझे जनसत्ता में नौकरी मिल गई तो मैं दिल्ली आ गया। यहाँ आके मुझे पता चला कि छोटे अखबार और हिंदी के अखबार को तो फिर वही माना जाता है कि वो पैसे वसूलते हैं और फिर मैंने जैसे तैसे काम चलाते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, छोटा अखबार तो निकाल नहीं सकते, बड़ा निकाल नहीं सकते, तो बात खत्म हो गई। तो जब आप अपना अखबार निकाल नहीं सकते, और उन दिनों जो बहुत अच्छा अखबार था नई दुनिया, हाँ, अपना इंदौर से निकलता था, बिल्कुल बिल्कुल। वो जिस ढंग से बिका और जो उसका हाल हुआ, तो उसके बाद तो हिंदी में तो कोई फ्यूचर नहीं, मुझे तो कोई फ्यूचर नहीं दिखता। अच्छा, इट्स वेरी डिप्रेसिंग। वेरी डिप्रेसिंग। और जिसने खरीदा उसके बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और सभी जगह जी, इंडिया में सभी जगह 1 2 या 3 जनरेशन हिंदी से इंग्लिश हो गया। हाँ, हमारे बच्चे इंग्लिश बोलते हैं। मेरे फादर भोजपुरी बोलते थे, छपरा से हूं मैं, और मैं हिंदी बोलने लगा, मेरे बच्चे अब इंग्लिश पढ़ा और इंग्लिश बोलते हैं। जी, लेकिन जिस अखबार की मैं बात कर रहा हूँ जिसने नई दुनिया को खरीदा, वो अभी तक हिंदी है 3 जनरेशन से। क्यों? राइट, क्योंकि उसको वही उसका काम वहां चल जा रहा है, उसको कुछ नहीं करना। एग्जैक्टली, आप या समझ रहे हैं मेरी बात? तो बिल्कुल मैं ये बिल्कुल। कह रहा हूं कि जो अपग्रेडेशन होना चाहिए था, जो सबका हुआ, हम सब लोगों का हुआ, हम सब लोग भोजपुरी से या और छोटे दूसरे इंडियन लैंग्वेजेस से हिंदी और फिर इंग्लिश और फिर फॉरेन जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। वो वहां नहीं हो रहा है, वो वहां अच्छा, हिंदी चल रहा हाँ हाँ, है। बिल्कुल, और जो अच्छा था वो भी सर्वाइव नहीं कर पाया। तो बहुत बहुत खराब हालत है और मुझे कोई फ्यूचर नजर नहीं आता हिंदी में, तो बिल्कुल ही कोई फ्यूचर नहीं। अच्छा। अच्छा, दो बड़े फैसलों पर मैं आपकी सोच जानना चाहूंगा। एक तो धारा 370 का जो रद्द होना था, और दूसरा विमुद्रीकरण या नोटबंदी। तो पहले नोटबंदी की बात करें, क्योंकि हाल ही में उसके 5 साल खत्म हुए। बिल्कुल। तो ये सवाल शायद ठीक भी नहीं है, उसका क्या हासिल है, मुझे जरा बताइए आप। अरे मुझे लगता है कि किसी को बचपन में कह दिया जाता है कि अगर नोटबंदी हो जाए तो सारा ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा। अब ब्लैक मनी इज द ओनली इशू। ये किसी इमेच्योर लड़के को, बच्चे को बता दिया जाए और वो पावर में आ जाए, तो उसने बिना पढ़े, बिना किसी से बात किए, क्योंकि उसके बचपन में दिमाग में भरा हुआ था कि अगर हमने नोट बंद कर दिया तो सारे नोट चेंज हो जाएंगे, जो आएगा चेंज करने के लिए वो कैसे वाइट करेगा और सब रिकॉर्ड में आ जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। राइट, ये बचपन में थ्योरेटिकली आपको किसी ने बता दिया, आपके दिमाग में ये बात बैठ गई और आप जिस दिन पावर में आए उस दिन आपने इम्प्लीमेंट कर दिया। एक कंडीशन ये हो सकता है। राइट, दूसरा कंडीशन यूपी इलेक्शन है कि यूपी इलेक्शन उसी समय था, तो आपने नोटबंदी कर दी तो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के पैसे फंस गए और आपने अपना इंतजाम कर लिया था तो आपको फायदा हुआ, तो यूपी इलेक्शन से फायदा हो गया, आप जीत गए। नोटबंदी का जो पर्पस बताया गया था वो था नहीं। असल पर्पस यूपी इलेक्शन जीतना था कि ऑपोजिशन के पैसे फंसा दो और अपने तैयारी कर लो, और उसका बिल्कुल इलेक्शन में पैसे का तो खेल है, तो उसका फायदा हुआ और बीजेपी जीत गई। एक पोजिशन ये है। दूसरा पोजिशन मुझे लगता है कि फैक्ट वही है। दूसरा जो बताया गया कि नोटबंदी से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इंक्लूडिंग वेश्यावृत्ति रुक जाएगी, जी, तो वेश्यावृत्ति भी नहीं रुकी, बाकी तो छोड़िए, वेश्यावृत्ति भी उसी रफ्तार में उसी तरह से जारी है, तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी का जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है उसमें उनके दिमाग में ये बैठी हुई थी कि बंद हो जाएगा, अगर हमने नोटबंदी कर दी तो ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा, उसका बहुत फायदा होगा। थ्योरेटिकली होगा भी, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लानिंग की जरूरत थी, जो उन्होंने कुछ किया नहीं, और राइट, किया नहीं इसलिए उसका फायदा नहीं मिला। लेकिन
मुझे नहीं लगता कि वो इतने बेवकूफ है कि इतना सब बड़ा काम करेंगे और बिना फायदे करेंगे। तो फायदा असल में यूपी इलेक्शन था, जो उनको हो गया, जो उनका पर्पस था। राइट। तो नोटबंदी को मैं ऐसे देखता हूँ। अच्छा, और कश्मीर, because I used to cover Kashmir for nearly 10 years at the height of the insurgency, in fact, 89 onward. अब क्या लगता है आपको, तो धारा 370 के जाने के बाद कुछ बदलाव आया है, या बात वहीं की वहीं है, या बिगड़ गई है? नहीं, बिगड़ गई है। धारा 370 हटाना, अगर आप कुछ भी काम करो, किसी को भी अफेक्ट करो, उससे बात करो, उसके 10-20 रिप्रेजेंटेटिव हो, उनसे बात करके करो, तो आपको भी पिक्चर क्लियर होगी और सामने वाले को भी लगेगा कि हाँ, मेरे ही लोगों ने मुझे भले धोखा दिया, लेकिन उनसे बात तो की गई थी। तो यहाँ 370 के केस में इनका पहले से था कि हम कर देंगे, और इन्होंने एक रात उठा और कर दिया। उसमें स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना देना टेक्निकली बहुत ही अजीब मामला है, वो कर दिया। और कुछ लोगों का ओपिनियन ये भी है कि लद्दाख तक यूनियन टेरिटरी हो गया, चाइना बॉर्डर से लग रहा है, तो चाइना का जो अपोजिशन है या चाइना जो एक्शन है, वो सब उसी कारण है। लेकिन अगर हम उस डिटेल में भी ना भी जाएं, तो कश्मीर वैसे ही बहुत सेंसिटिव इशू था। 370 हटाएंगे इन्होंने बोल रखा था, ठीक है। पावर में आ गए तो एक्सपेक्टेड था कि हटा देंगे, वो भी ठीक है। लेकिन मैच्योरिटी ये थी कि उसमें जरा सोच समझ के प्लानिंग करके काम करते। इन्होंने जिस ढंग से हटाया, उसके ऑर्डर में टाइपिंग की और स्पेलिंग की 50 गलतियां थी, जिसको बाद में दूसरा ऑर्डर निकाल के ठीक किया गया। तो अगर काम करने का ये लेवल है, तो काम क्या होगा हम लोग समझ सकते हैं। तो उस काम से फायदा नुकसान क्या होगा, ये तो मतलब मुझे नहीं लगता कि सोचा भी गया है। करना था, हम करते हैं, हम बहुत मजबूत हैं, 56 इंची है, हमने कर दिया। और उसका फायदा तो कोई होना नहीं था, हुआ ही नहीं। माने जैसे अगर कश्मीर में जाके कुछ लोग बस गए होते, तो वो तो छोड़िए, पुराने पंडित जो 90s में आ गए थे, अगर उनको वापस बसाया गया होता, वो सा कुछ होता, वो भी नहीं हुआ। उसके लिए कोई कोशिश नहीं हुई। 2 साल तक उस पर कुछ बोला नहीं गया, कोई बात नहीं की गई, पूरी तरह चुप्पी रही। और अब जो हो रहा है, वहां जो मारा जा रहा है, जो मर रहे हैं लोग और जो सब हो रहा है, उसकी खबरें नहीं छपती। 1-2 न्यूज़पेपर में खबर छपती है, बाकी इंक्लूडिंग अपना हिंदी मीडिया, मतलब किसी का तो रिपोर्टर ही नहीं है। पहले तो किसी अखबार का रिपोर्टर नहीं है कश्मीर में। जबकि 370 आपने तोड़ा था, तो हटाया था, तो आइडियली आपको 2 कॉरेस्पॉन्डेंट रखने थे सबसे पहले, कि अब वहां कुछ होगा। खबरें तो वही थी और है भी वहां, जो रिपोर्ट नहीं हो रही। तो किसी को कोई मतलब नहीं है, ना सरकार को, ना मीडिया को, ना पब्लिक को। जब पब्लिक में भी दूसरी पार्टीज को कश्मीर की बात करनी चाहिए, कोई नहीं कर रहा। मुझे तो नहीं लगता कि कोई कर रहा है, और बहुत अगर कर रहा है तो बहुत कम है। जितना बड़ा इशू है उस हिसाब से कुछ नहीं हो रहा। और सिर्फ बंदूक के दम पे आपने वहां कानून व्यवस्था बना के रखी हुई है, और तो कुछ नहीं हो रहा है। और वो भी नहीं है। अगर गुलगप्पा बेचने वाला बिहार से गया, कोई गरीब आदमी वहां मार दिया गया, तो वो कोई अचीवमेंट भी नहीं है, और उसको बचा लेते तो क्या, कौन सा मुश्किल काम था। लेकिन उसको भी आप नहीं बचा पाए, तो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है, और नुकसान ही हुआ है। कश्मीर में तो कुछ भी कंट्रोल में नहीं। वो लेकिन बीजेपी वाले ये भी तो दलील दे सकते हैं कि देखिए, जब धारा 370 थी, तभी भी अमन नहीं था कश्मीर में। अब नहीं है तो भी इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। तो हमारा जो मुद्दा था 30, 35, 40 साल से जो मानते आ रहे थे कि ये धारा को निकालना है, हमने, जैसे आप कह रहे थे, हमने निकाल दिया मजबूत एक इरादा करके। तो वही सोच है। तो इस सोच को तो क्या, कैसे आप फाइट कर सकते हैं? लेकिन इससे जो क्रेडिबिलिटी मिलती कि हम कुछ करते हैं, जो करते हैं वो सोच समझ के करते हैं, सही करते हैं, और उसका फायदा होता है। अगर आपने 4-5 गलतियां करी और एक काम भी सही कर दे, 5 गलती कर चुके तो सोच समझ के प्लानिंग करके एक अच्छा काम कर दे, तो आपकी 5 गलतियों को छोड़ा जा सकता है, वो छिप जाएगा। लेकिन यहाँ उसका भी मतलब नहीं कि हम 370 हमारा इशू था और वी वर करेक्ट, ये तो प्रूव कर दो। जी वो भी प्रूव नहीं कर रहे, और उसकी जरूरत नहीं है। हमने हटा दिया, इतना ही मेरा काम था। जैसे हम मंदिर वाला, अयोध्या वाला केस मंदिर बनवाना शुरू कर देंगे और केस कोर्ट से फैसला करवा देंगे, तो ये कोई इलेक्शन इशू तो हो नहीं सकता ना। राइट। और वो करवा दिया तो क्या किया, मंदिर तो बने, तो मंदिर तो नहीं बन रही। अब मैंने अभी तक पता नहीं क्या हाल है, मुझे नहीं पता, उसके बारे में कोई खबर नहीं है। और अगर मंदिर अब इशू नहीं है, अगर मंदिर अभी भी इशू होता तो उसके बारे में रोज छपता। अब दिया जलाना इशू है,
बिल्कुल। आज के समय में जब एक से एक एलईडी बल्ब आए हैं, एक से एक लाइट है, तो आप दिया जला के क्या कर रहे हो, क्या मिल जाएगा उससे? लेकिन इस इशू तो ध्यान बटाना है कि हमें ये नहीं, इस पे जो इशू है उस पे बात नहीं करनी है, तो आप दिया जला रहे हो, दिया गिन रहे हो। आप गुजराती में एक कहावत है जिसको हिंदी में मैं कुछ इस तरह से अनुवाद करूंगा कि कोहनी पे गुड़ चिपका देना। हाँ, 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 यानी आपको कह दिया कि आपको मिल गया है, हाँ, अभी आप उसको कैसे वैसे ऐसे निकाल के खा सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन बात तो यही है ना कि हमने जनसत्ता में एक बार बजट की हेडलाइन थी, हर हाथ पे रख दिया एक बतासा। बतासा आप समझते हैं ना, छोटा छोटे से कुटाए होते चीनी का बनाते हैं, बिल्कुल समझता हूं। 1-2 पैसे की कॉस्ट होगी उसकी, तो हर हाथ पे रख दिया एक बतासा, तो वही है गुड़ यहाँ लगा देना। और काफी सफल है इस मामले में ये लोग। और मुझे लगता है कि सफल इसलिए नहीं है कि ये सब कर दिया, मुझे लगता है कि एंटी कांग्रेस जो टेम्परामेंट बनाया है इन लोगों ने इतने साल, कि नेहरू गांधी फैमिली का कब्जा है, और अभी आप देखिए कि नेहरू गांधी फैमिली को बदनाम करने के लिए जितने काम हो रहे हैं, हिस्ट्री को गलत बताना या उसमें चेंज करना वगैरह वगैरह, तो उससे इनको फायदा मिला है कि नेहरू गांधी परिवार जो है वो बहुत खराब है और वो छोड़ नहीं रहे हैं, तो हमको उससे निकाल के लाना है ये। और इंटरेस्टिंग ये है कि जनता पार्टी ने ये किया था 70s में, इमरजेंसी के बाद यही हुआ था, और हम लोग सब लोग ये बता नहीं पाए कि कांग्रेस के बिना चलेगा नहीं। अगर हम लोगों ने ये बताया होता, तो कांग्रेस को तो बताना ही चाहिए था कि ठीक है वो हमारे अगेंस्ट में बोलते हैं या वो चाहते हैं कि हम हट जाए, लेकिन जब हम हट गए थे तो इन्होंने क्या किया? कोई अचीवमेंट तो है नहीं, ना जनता पार्टी का, ना अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट का, ना कुछ भी ऐसा। माने कंपैरेटिवली अगर देखें थोड़ा बहुत तो काम किया, तो इतना बढ़िया नहीं था, लेकिन इन लोगों ने उसको बदनाम करके कांग्रेस को या नेहरू गांधी फैमिली को बदनाम करके अपना फायदा, तो जो इनको क्रेडिट मिलता है वो इनके काम का नहीं है, वो इसलिए है कि नेहरू गांधी परिवार से तो छुटकारा है। अब छुटकारा है तो तुम्हें फायदा क्या है, ये कोई पूछता ही नहीं है, तो फायदे की किसी को जरूरत नहीं। But that was the goal in itself, right? Getting rid of the stranglehold of a particular family. बिल्कुल बिल्कुल। जाते जाते मैं आपसे कुछ थोड़ा राजनीतिक गणित की बात करना चाहूंगा। I think in 2019 BJP's percentage was what, about 35%? हाँ, वो कम हुआ है, काफी कम हुआ है। हाँ, लेकिन if the voting number was say 600 million people voted, for instance, उसमें से अगर 35% बीजेपी को मिला है, तो आप देख रहे हैं कुछ 200-250 मिलियन के आसपास 20-25 करोड़ लोग सपोर्ट किया बीजेपी को। ये बड़ा नंबर है वैसे, लेकिन पहले से काफी कम हुआ है। हाँ, लेकिन भारत के संदर्भ में बहुत छोटा नंबर है पूरी जनसंख्या। बिल्कुल। तो अगर अबाउट 25% लोग देश के भविष्य को तय करते हैं, तो उसके बारे में कोई सोच रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये मेजर प्रॉब्लम है, ये मेजर प्रॉब्लम हमारे यहाँ। एक और इंटरेस्टिंग चीज है जिसपे कोई बात नहीं करता है, पंचायत इलेक्शन के लिए वोटर लिस्ट अलग बनता है, स्टेट असेंबली के लिए अलग बनता है, पार्लियामेंट के लिए अलग बनता है, आधार कार्ड अलग है। जब हमारे पास आधार कार्ड है तो वोटर लिस्ट की क्यों जरूरत है? बिल्कुल ठीक है, पहले दोनों आधार कार्ड नहीं था और वोटर लिस्ट होता था, जब होता था तो अलग अलग बनता था। हर कैंडिडेट अपने हिसाब से वोटर लिस्ट बनाता है और अपने हिसाब से वोटर्स बनाता है जी। करप्शन है ये, सीधा सीधा। हम गाजियाबाद में मैं जहां रहता हूँ, 7-8-10 साल पहले जब हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे, तो हमारी 11 मंजिल की बिल्डिंग है, इसमें करीब 150 वोटर का नाम एक BLO जो बूथ लेवल ऑफिसर होता है उसने हटा दिया, बिकॉज ही डिडंट फाइंड द बिल्डिंग। अच्छा, डिडंट फाइंड एन 11 स्टोरी बिल्डिंग। या और ये हिंदुस्तान में हो सकता है, हुआ। और जब मैंने उस पर कंप्लेंट करी और लगा कि उसकी नौकरी चली जाएगी, तो आके मेरे पैर पे गिर गया। अच्छा, मैं गलती मेरी है, आई एक्सेप्ट इट कि मुझे स्ट्रिक्ट होना चाहिए था उस पर, लेकिन अगर मैं उसकी नौकरी खा ही जाता तो मुझे क्या मिलता और क्या सिस्टम ठीक हो जाता? नहीं। तो मैंने उसको छोड़ दिया कि चल भाई, तुम गलती मान ली, माफी मांग ली। उसका कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं था, वो सिर्फ काम नहीं कर रहा था, उसको नहीं मिली तो उसने कहा कौन चेक करने जाए, लिख दिया कि नहीं। अच्छा। लेकिन इट वाज एक्सेप्टेड
हाँ by senior officers and all, and it's on the record कि 11 मंजिल की बिल्डिंग एक बीएलए को मिली नहीं तो वो नौकरी साला क्यों कर रहा था। ये लेकिन ये ऐसा होता है, दिस इज ऐसा द होता है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप ईमानदार हो, अगर आपको वोटर्स से वोट लेना है तो अलग वोटर लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है। हर बार ये होता है कि कुछ लोग वोटर लिस्ट में नाम नहीं आते, कुछ लोगों का डबल होता है। मेरी बेटी इस साल 18 साल की हुई, उसको वोटर लिस्ट में नाम डलाना है। मैंने कहा कि जाएंगे नहीं, किसी से बोलेंगे नहीं, नॉर्मल कोर्स में देखो होता है कि नहीं होता है। अब इलेक्शन अनाउंस होने वाला है, अभी तक उसका नहीं हुआ है। उसने अप्लाई किया तो टेक्निकली ये गड़बड़ वो गड़बड़, फोन पे कोई मिलता नहीं है, ऑल दैट, अभी उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया। तो वोटर लिस्ट में नाम जो है जिसका है उसका तो ठीक है। अगर आप अपोजिशन वाले हो, मोहल्ला पढ़े लिखे लोगों का है, यहाँ तो वोट थोक के भाव पड़ेगा नहीं और भीड़ की तरह फांक नहीं सकते, तो उसको पूरा डिलीट कर दो एंड ऑल। ये सब होता रहता है, ये सब होता रहता है। क्यों नहीं वोट आधार कार्ड से होना चाहिए इफ यू आर 18+, और जहां रहते हो वहां वोट डाल दो। हाँ, कोई लॉजिक ही नहीं। हाँ, बिल्कुल। मोदी जी एक देश एक चुनाव की बात करेंगे, मोदी जी एक देश एक राशन कार्ड की बात करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन एक आदमी हम क्यों नहीं जहां रहेंगे जिस दिन वोटिंग के दिन वहां वोट देंगे। हाँ बिल्कुल। आधार कार्ड पे वोट देना है, मेरा आधार कार्ड पे वोट दे दो और लिख दो आधार कार्ड। अब तो नेटवर्किंग से सब चेक हो जाएगा कि हमने वोट दे दिया है, कहीं भी वोट दे दिया। उस लाइन पे क्यों नहीं काम कर रहे? क्योंकि उससे फायदा नहीं है। तो सारा काम इसी हिसाब से होता है जैसे घपला कर सको, अपना एक सिस्टम में अपना, दोनों की मिली भगत है, दोनों पार्टीज की या दोनों साइड्स की मिली भगत है। थोड़ा तुम कमाओ थोड़ा हम कमाए, अभी तक ये चल रहा था। बीजेपी ने कुछ ज्यादा कर दिया है लेकिन अभी तक यही चल रहा था और किसी भी बिल्कुल बिल्कुल। या जाते जाते मैं एक थोड़ा हल्का सा सवाल करूंगा आपसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में कोई ऐसी एक खूबी है जो आपको भाती है? हाँ, इलेक्शन जीत सकते हैं, मतलब लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं और पब्लिक को पता भी नहीं चलता है कि वो बेवकूफ बना रहे हैं। वो बहुत बड़ी खूबी है, बहुत बड़ी खूबी है। और इतनी बड़े पॉपुलेशन को उन्होंने इतने दिनों तक बेवकूफ बना के रखा हुआ है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और मैंने वो कोशिश नहीं छोड़ रहे। आज भी कल जो उन्होंने वो वापस लिया कृषि कानून, उसमें लोगों को बेवकूफ बनाने की कोई कोशिश छोड़ी नहीं है। हम होते या कोई दूसरा होता तो कहता यार कितनी बेशर्मी करूं, लेकिन वो अभी भी कह रहे मैं तपस्या कर रहा था। और उनकी तपस्या यही है कि 700 आदमी मर गया, उन्होंने किसी का नाम तक नहीं लिया, एक ट्वीट नहीं किया। तो क्वालिटी तो उनमें है कि वो जो कर रहे हैं उसको कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। तो क्वालिटी तो है, और ये क्वालिटी प्राइम मिनिस्टर बनाता है तो अच्छा भी है, अच्छा भी है। क्यों मैं कहूं कि खराब है।